Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इकोनॉमी का एक तरह से फेस्टिवल चल रहा है, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमने क्या नोटिस किया कि जो पार्लियामेंट का ना बजट सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। और आज बजट सेशन के दिन ही बेसिकली 31 जनवरी को ही हमारा जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे, वो प्रेजेंट किया गया। अब देखो, जो बजट सेशन होता है ना, वो स्टार्ट दरअसल में इस तरह से होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है ना, जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा एक तरह से एड्रेस दिया गया किसको, लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उसके अंदर। आप यहाँ पर इन पिक्चर्स में देख भी सकते हो। इनके साथ ही साथ आपको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी देखने को मिल जाएंगे, हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो भी देखने को मिल जाएंगे। और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात करी कि हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा ये एड्रेस दिया गया, तो ये नारी सम्मान के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका था। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, ठीक है, यहाँ पर एक बात करी गई इंडिया फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट की, ठीक है ना। आप देख रहे हो कि भारत आगे रहे और सिटीजन भी साथ में साथ आगे रहे। ऊपर से यहाँ पे एक डिस्कशन और भी हुआ, दैट इज रिगार्डिंग अमृत काल। आप जानते हो हमने 75 साल कंप्लीट कर लिए हमारे इंडिपेंडेंस के, और अब हम जो अगले 25 साल देख रहे हैं 2047 तक, उनमें किस तरह से हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी चीजें भी इस पर्टिकुलर बजट सेशन का जो स्टार्टिंग था वहां पर डिस्कस करी गई प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर। एंड इसके साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट का नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, इसके साथ ही उन्होंने बात करी सबका विश्वास की और सबका प्रयास की। तो ये सारे मंत्र भी शायद यहाँ पर बात करी गए, और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ। ठीक है, इसके साथ ही आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया गया। उसके बाद हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ठीक है ना, नागेश्वरन जी, इनके द्वारा प्रेजेंट किया गया इसको फाइनली। और साथ ही साथ इनकी आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख सकते हो, जहां पर इन्होंने अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनको आज ही डिस्कस किया है। ठीक है, अगर देखो कुछ बेसिक्स हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाया हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, क्या क्या टर्म्स होती हैं इसके अंदर, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही देख सकते हो। इसके अलावा बजट क्या होता है, बजट को तैयार कैसे किया जाता है, जो कि कल आएगा 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी ऑलरेडी वीडियो है। तो शेड्यूल हमारा आप सभी जानते हो। 29 जनवरी को हमने क्या देखा, इकोनॉमिक सर्वे का होता क्या है, इसका स्टैटिक पार्ट। 30 जनवरी को हमने देखा बजट का स्टैटिक पार्ट। 31 जनवरी को हमने आज यानी कि देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार का है उसकी कुछ हाइलाइट्स, और कल देखेंगे 1 फरवरी को हम जो बजट आएगा उसकी कुछ जो की हाइलाइट्स है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इकोनॉमिक सर्वे एक तरह का क्या है, एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है, हर साल आता है, जो कि प्रेजेंट किया जाता है किसके आगे, पार्लियामेंट के आगे। एक तरह से ना क्या होता है, ये एक रिपोर्ट कार्ड होता है, जहां पर हमें क्या पता लगता है कि पिछले साल के अंदर हमारी जो देश की हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किस तरह की चीजें करी, किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही। जो रिपोर्ट कार्ड में यही तो होता है कि पिछले साल की परफॉर्मेंस कैसी रही। इसके साथ ही साथ कुछ सजेशंस दिए जाते हैं कि आने वाले सालों के अंदर, फ्यूचर के अंदर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या होना चाहिए, एक तरह का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हमारे जो आप जो मैंने डिस्कस भी किया था, वी अनंत नागेश्वरन जी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके द्वारा जनरली ये इस बार प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और कौन सा डिपार्टमेंट आ जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या डिस्कस हुआ है। देखो, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो ये सारे चैप्टर्स इस बार के इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 का है उसमें ये हैं। अब यहाँ पर ना जब ये इकोनॉमिक सर्वे लिखा गया तो उसके आगे जो प्रीफेस था उसमें डिस्कशन किया गया है इस बारे में कि जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है ना, ये बहुत ही अनसर्टेन टाइम्स के अंदर आया है। सर किस तरह के अनसर्टेन टाइम्स, जैसे अभी ना हमारा कोविड-19 पेंडेमिक, हम उससे थोड़ा उभरे ही थे, अभी भी ऑल्दो हम पेंडेमिक के अंदर ही हैं, पर थोड़ा सा कमी हुई थी उसके अंदर ही। तभी हमने क्या देख लिया, फरवरी 2022 में हमें देखने को मिला रशिया यूक्रेन जो वॉर इनके बीच में देखने को मिला। उसकी वजह से हुआ क्या, चाहे आप बात कर लो फूड की बात कर लो, आप फ्यूल की बात कर लो, आप फर्टिलाइजर की बात कर लो, इन सभी चीजों के जो दाम थे, वो प्राइसेस थे, वो बहुत तेजी से बढ़ गए। इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में आया, किस फॉर्म में, इन्फ्लेशन के अंदर। ठीक है ना, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं ना, एक तरह से महंगाई हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो साउथ एशियन रीजन थी, साउथ एशियन रीजन मतलब जो इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो जैसे आप बात कर लीजिए पाकिस्तान की बात कर लीजिए, श्रीलंका की बात कर लीजिए,
बांग्लादेश की बात कर लीजिए, हर पर्टिकुलर कंट्री को कुछ ना कुछ तरह का इकोनॉमिक स्ट्रेस देखने को मिला। ठीक है, डॉलर मजबूत होता रहा और जो लोकल करेंसीज है, जो डोमेस्टिक करेंसीज हैं, उनमें हमें एक वीकनेस देखने को मिली। इसका इंपैक्ट उन पर्टिकुलर देशों की करेंसी के ऊपर मिला। अब इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये इकोनॉमिक सर्वे आया है, तो बहुत ही अनसर्टेन टाइम्स के अंदर ये देखने को मिला है। पिछले इकोनॉमिक सर्वेज आप देख सकते हो कुछ इस तरह से थे, ठीक है ना, और इस बार का भी हमने यहाँ पर नोटिस किया कि किस तरह से अनंत नगेश्वरन जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक चैप्टर करके। तो देखो पहला चैप्टर आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हो। पहला चैप्टर क्या है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी 2022-23 रिकवरी कंप्लीट। देखो 2 साल पहले ना यहाँ पर नोटिस करना, ये वाला जो 2020-21 का है, ये थोड़ा ना वी शेप्ड रिकवरी के बारे में बात कर रहा था, जहां वी का मतलब वैक्सीन भी आप लगा सकते हो, और जो हमें कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी नीचे की तरफ आई थी, उसकी हम रिकवरी की बात कर रहे थे। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 1 ने बोला है कि हम चीजों से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहे हैं, एक तरह की रिकवरी हमने कंप्लीट कर ली है। ऑल्दो कुछ कंसर्न्स रहे हैं, जैसे बात हुई ना रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात हुई, यूएस डॉलर की एप्रिसिएशन की बात हुई, रुपी डेप्रिसिएशन में भी हमें देखने को मिला, ये सारी दिक्कतें आई, पर तब भी हमारी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांगली ग्रो हो पाई है। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर्स आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारी इकोनॉमी ग्रो करी है नियरली 7% के हिसाब से, और आने वाले साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से 6.8% के बीच में ग्रो करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें नॉमिनल टर्म्स के अंदर, तो 11% का अनुमान यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देखो सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई है, पर हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से वर्क करी है, हमारी 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और अगर हम बात करते हैं पीपीपी टर्म्स की, तो वहां पर इंडिया क्या है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये क्लियरली शो करता है कि दुनिया में भले सिचुएशन खराब थी, पर इंडिया ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। ठीक है, ये रिकवरी का आप पाथ यहाँ पर देख भी सकते हो, किस तरह से ना यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हमारा नीचे आया था, पर धीरे धीरे हम इंप्रूव उसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या रही है, रिजिलियंट रही है। यहाँ पहले चैप्टर के अंदर इन्होंने 3 मेजर शॉक्स के बारे में बात करी है, मैंने आपको ऑल्दो डिस्कस भी किया। एक इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक की बात करी, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, और उससे जो इन्फ्लेशन आया या बाकी और चीजों से इन्फ्लेशन आया, उसकी वजह से पॉलिसी टाइटनिंग, एक तरह से वहां के जो अलग अलग देशों के अलग अलग सेंट्रल बैंक थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया, उसकी वजह से काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया, मतलब डॉलर एप्रिशिएट होता गया, और जो कंट्रीज इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थी उनको ज्यादा पैसे पे करने पड़े, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी उनका बढ़ता गया। ठीक है ना, पर इंडिया के यहाँ पे बात करी गई, इन्होंने इंडिया के ना फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से नोटिस किया है इकोनॉमिक सर्वे ने, और बताया है कि इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है, हमारे जो बेस है ना हमारी इकोनॉमी का, वो काफी अच्छा खासा स्ट्रांग है। इसी वजह से जो कुछ हमने कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में हारा था ना, वो वापस से हमने रीगेन कर लिया है। ठीक है ना, अलग अलग ग्लोबल हेडविंड जैसी मर्जी आई हो, चाहे आप बात करो ना कि जैसे बॉन्ड इन्वर्जन की बात करते हैं, जो यील्ड इन्वर्जन की बात होती है, ये सिचुएशन दुनिया में भले ही आई हो, पर इंडिया के केस में इंडिया ने इससे डटकर इसका सामना किया है, और ये हमें देखने को पता भी लग जाता है जब हम कंपेयर करते हैं दुनिया की ग्रोथ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, ठीक है, और यहाँ पर बाकी ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखने की मिलती हैं। तो इंडिया का देखो, इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शंस आप देख सकते हो 6.8% 2022 के अंदर, 2023 के अंदर 6.1%। तो अच्छा खासा इंडिया बाकियों के कंपैरिजन में, अगर आप वर्ल्ड का कंपेयर करोगे ना यहाँ पे 3.2 और 2.7%, तो इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। एक यहाँ पर इन्होंने कारण देखा भी है कि दुनिया में ग्रोथ कम क्यों है, इसके पीछे का एक कारण था चाइना। चाइना जितनी तेजी से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रो करने का, उतना वो ग्रो नहीं कर रहा। चाइना की एक तरह से जीरो कोविड पॉलिसी थी। ठीक है, उससे क्या हुआ, सभी लोगों को एक तरह से बंद कर दिया गया, अगर कोविड-19 का एक भी केस देखने को मिलता था। तो अब इसमें ना थोड़ी कमी आई है, अब ये जीरो कोविड पॉलिसी से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो अब एक्सपेक्टेड है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो चाइना के अंदर है वो धीरे धीरे वापस से रीगेन होगी, एंड उसके बेसिस के ऊपर क्या होगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया थोड़ी बेहतर तरफ जा सकती है। इसके साथ ही एक कंसर्न आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रिगार्डिंग। ठीक है, आप सभी जानते हो कि फॉरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी हमने पाकिस्तान के रिगार्डिंग देखा था ना कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम है, श्रीलंका के अंदर भी हमने ये सिचुएशन देखी। इंडिया में भी जब 1991 का टाइम आया था, तब इंडिया में भी इस तरह की थोड़ी सिचुएशन खराब आई थी, जब बहुत ही कम दिनों के रिगार्डिंग हमारे पास ये चीजें पड़ी हुई थी। अभी यहाँ पर बात करी गई है कि ऑल्दो रुपी आने वाले टाइम के अंदर और भी प्रेशर के अंदर आ सकता है। बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है कि फ्यूचर में रुपी का डेप्रिसिएशन हमें देखने को मिल सकता है, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इस तरह से वाइडन होता गया। पर तब भी इंडिया के पास अच्छे खासे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज कर पाए। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का मानना है कि इंडिया स्टिल हैज सफिशिएंट फॉरेक्स रिजर्व्स, अगर उसको कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स मार्केट है
उसके अंदर अगर इंटरवीन करना पड़ा ना, और जो रुपये अगर ऊपर नीचे जाता है, डेप्रिशिएट या कैसे भी ऊपर नीचे होता है, तो हमारे पास एनफ फॉरेक्स रिजर्व है ताकि हम उस चीज को मैनेज कर पाए। इसके अलावा यहाँ पर एक और इकोनॉमी की बात करी है तो उसमें एक चीज नोटिस करने को मिली है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग कंसिस्टेंटली ही ग्रो करा है। देखो, चाहे कोविड-19 पेंडेमिक आया या नहीं आया, एग्रीकल्चर हमारा वहीं पर 4% के आसपास कहीं ना कहीं ग्रो करता रहा। ऑल दो इम्पैक्ट हमें देखने को आया था मेजर हमारा इंडस्ट्री सेक्टर, देखो ये अचानक से बहुत नीचे आया था, पर अब यहाँ पर काफी हद तक हमें रिकवरी देखने को मिल जाती है। सर्विसेज के ऊपर भी इम्पैक्ट था, बट सर्विसेज भी हमारा वापस रिकवर कर चुका है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट आप इस तरह से नोटिस कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बात करी है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग भी। देखो, आप सभी जानते हो कि जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको 2 से 6% के बीच में, या फिर आप जिसको कह सकते हो 4 ±2% के बीच में, ऐसा हमारा टारगेट था। पर दुनिया भर में हमने देखने को मिला कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, जो इंटरनेशनल कमोडिटी के प्राइसेस थे वो काफी ज्यादा हाई हमें देखने को मिले थे। ऊपर से काफी सारी जगह पे ना क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट आया, जैसे किसी जगह पे बहुत ज्यादा हीट हो गया, किसी जगह पे अनसीजनल रेन्स हो गई, उस वजह से क्या हुआ, फूड प्राइसेस पूरा साल भर ही ज्यादा देखने को मिले हैं। पर हमारी गवर्नमेंट के एफर्ट्स लगा लो, हमारे आरबीआई के एफर्ट्स लगा लो, दोनों की वजह से ना अब हमने थोड़ा सा 6% के आसपास हम लाने की कोशिश करी है, और 6% से वो कम भी आ चुका है, वरना लगभग 9-10 महीने हमारा 6% से ऊपर ही चल रहा था। पर चाहे आप बात कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया, इसमें कटौती करी है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ आरबीआई ने भी जो रेपो रेट थी उसमें इंक्रीज करा है ताकि लिक्विडिटी को रोल बैक किया जाए, जो एक्सेसिव लिक्विडिटी है, एंड उसके बेसिस पे हमारा थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ पाए, ठीक है। बाकी साथ में इन्होंने ये भी साथ में थोड़ा कंपैरिजन करने की बात करी है कि देखो, यूएस डॉलर के कंपैरिजन में ना इंडिया का डेप्रिसिएशन हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ही खराब कर रहा है। कई बार हमने न्यूज देखी ना कि $1.83 पे पहुंच गया, इंडियन रुपी बिल्कुल गिर गया। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इंडियन रुपी जरूर थोड़ा बहुत गिरा है, बट ऐसा नहीं था कि दुनिया भर में ही हमने ये चीज देखनी है, ठीक है ना। तो दुनिया के साथ अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो हम मान सकते हैं कि इंडिया की जो गिरावट थी, जो रुपये की गिरावट थी, वो इतनी ज्यादा भी नहीं थी जितनी दुनिया की बाकी चीजों में देखने को मिली। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन इनका देख सकते हो। ऊपर से इंडिया की ग्रोथ रेट जो है, चाहे आप देखो इन्होंने अलग अलग, चाहे आप अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बात कर लो, मूडी हो गया, फिच हो गया, इनका एस्टिमेट देख लो, या इवन आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, किसी का भी आप एस्टिमेट देखो, तो नियरली आप एवरेज मान के चल सकते हो कि 6.9% के आसपास FY 2023 के अंदर हम ग्रो करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। हमारी इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है व्हेन इट कंपेयर्स टू अदर कंट्रीज। बाकी कंट्रीज के अंदर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि किसी जगह रिसेशन भी आ सकता है, पर इंडिया के केस में ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता। इसके अलावा एक चीज और इन्होंने बात करी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कल का जो सेशन था जहां मैंने बजट के की टर्म समझाए थे ना, वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने समझाया था। अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली जो हमारी सड़कें बनती होंगी, हमारे ब्रिजेस हो गया, या फिर जो एक तरह से किसी ना किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, उसके अंदर काफी तेजी से इंक्रीज आया है। हर साल नियरली हम 13%, मतलब ना 2012 से लेकर 2022 की बात करें तो 13% का हमें इंक्रीज देखने को मिल जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करना क्लियरली शो करता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी इकोनॉमी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। पिछले 5 साल में हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नियरली डबल हो चुका है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी साथ ही साथ इसमें आती है, ठीक है। कभी आप सोचो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट होगा, हमारी जो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो हमें कमी देखने को मिल जाती है, और इसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जनरेशन पोटेंशियल भी इसका बहुत अच्छा होता है। साथ में अगर बात करें ना, तो टैक्स कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है। चाहे आप देख लो, जीएसटी कलेक्शन की बात कर लो, आप लोगों ने भी ना न्यूज़पेपर के अंदर अक्सर सुना होगा कि अच्छा इस महीने का 1.5 लाख करोड़ हमने से ज्यादा हमने कलेक्ट किया। तो हमने क्या नोटिस किया है कि टैक्सेस के अंदर भी हमें अच्छा पैसा मिलने लग गया है। सिमिलरली बात करें डायरेक्ट टैक्स की, जो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में आप फर्क जानते होंगे, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, विच क्लियरली शोज व्हाट, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा कलेक्ट होगा, उनको वो कहां खर्च कर पाएंगे, वो फिर उससे क्या कर पाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे, और उससे लोगों की नौकरियां मिलेंगी। तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर भी थोड़ी ग्रोथ हुई है, पर कम हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब रेवेन्यू आप जानते हो ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च बेसिकली लोगों की सैलरीज हो गया, पेंशन हो गया, इस तरह की चीजों के ऊपर खर्च करना, तो हल्का सा ग्रोथ हुआ है। पर जो मेजर चीज रिक्वायरमेंट थी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्रीज करना, वो हमने डेफिनेटली देखा है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, स्पेशली अगर मैं बात करूं ग्रॉस एनपीए रेशियो की, तो उसमें भी कमी देखने को मिलती है। ये देखो ना, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का आप देख लो, तो यहां पर आप देखो मार्च 2020 के कंपैरिजन में सितंबर 2022 का नंबर देखो, तो कंसिस्टेंटली हमारा डिक्रीज देखने को मिला है। उसी तरह से बाकियों का भी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी आप देख सकते हो। तो अच्छी बात है ये क्लियरली कि एनपीए रेशियो हमारी कम देखने को, मतलब एनपीएस हमारे कम हो रहे हैं।
ऊपर से अगर हम बात करें प्रोविजनिंग, जो अलग से बेसिकली पैसा रखती है ताकि चेक करने के लिए कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, तो वहां पर भी हमने एनपीए प्रोविजनिंग कवरेज रेशो वो इंक्रीज हो रही है या फिर सिमिलर लेवल में रह रही है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। अब यहाँ पर एक और बात करी गई है कि आने वाले साल के अंदर अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बूस्ट करना है, वहां कुछ चीजों का बहुत जरूरत होने वाली है। व्हाट आर दोस थिंग्स? पहला तो भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स इंक्रीज करोगे तभी डेफिनेटली क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा एंड उससे हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा। उसके साथ ही प्राइवेट कंजम्पशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ना एक्चुअल में पॉइंट लिंक्ड है, प्राइवेट कंजम्पशन की तरफ हम बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी डिमांड बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर अपने साथ नई कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आएगा एंड हम कहीं ना कहीं जो बात करते हैं ना कि प्राइवेट और पब्लिक मिलकर काम कर सकते हैं, वो भी अच्छा बात हो सकती है। उसी तरह से जो हमारे छोटे दुकानदार होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी तरफ अगर हम क्रेडिट ग्रोथ करें, उससे क्या होगा, अच्छे से लोन मिल पाएगा, उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कुछ नया ही हम क्रिएट करने के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। बाकी कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट अच्छी होंगी, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज नोटिस करो, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर अपने गांव की तरफ वापस चले गए थे, अब वो वापस शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसका इसका क्या फायदा हो रहा है? इसका फायदा ये हो रहा है कि वहां पर अपने अपने जहां पे शहरों की तरफ वापस आएंगे, तो वहां पर जो प्रोडक्शन लेवल्स थे वो इंक्रीज होंगे, वो फैक्ट्रीज के अंदर अच्छे से काम कर पाएंगे, तो लेबर हमारे पास अच्छे से अवेलेबल है, तो जो भी हमारा सप्लाई चेन के अंदर थोड़ी डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकती थी, वो हमने उससे हम बाहर आ पाएंगे। ये सारी बातें यहाँ पर करी गई हैं। उसी तरह से जब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, तो इंडिया का मीडियम टर्म की यहाँ पे बात करी गई है, क्या क्या ग्रोथ रहने वाला है, और यहाँ पर बात करी गई है कि वो भी एक अच्छी वहां पे ऑप्टिमिज्म और होप के साथ है। और यहाँ पर ना हम अक्सर देखो बात करते रहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, पर यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की भी बात करी गई है कि डेफिनेटली हमने जो हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, उनको डूइंग बिजनेस की ईज हो, पर जो हमारे लोकल लोग हैं, जो लोग हैं, उनके लिए भी हम अच्छी सर्विसेज लेकर आ पाए, गवर्नेंस को कैसे बेहतर कर पाए, उसकी बात भी करी गई है। और यहाँ पर बात करी गई है कि जैसे मान लो कोई रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे अच्छे से एलोकेट कर पाए, ठीक है, इक्विटी का प्रिंसिपल यहाँ पर हो, ठीक है, लोगों का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज करना, बाकी कुछ पब्लिक गुड्स को अवेलेबल करवाना, ठीक है, ताकि जो लोगों के पास पैसे नहीं भी हैं वो भी उनको यूज कर पाए। एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, समझ रहे हो, एक जो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी कह लो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, उसके और लोगों के बीच में जो ट्रस्ट की कमी आ चुकी है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना और प्राइवेट सेक्टर को इंक्रीज पार्टिसिपेशन लेके आना, इसकी बात है। इसके अलावा ना ट्रस्ट को दोनों साइड पे देख सकते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ भी ईज ऑफ लिविंग। लिविंग तो समझा दिया, डूइंग बिजनेस के अंदर देखो, जैसे अभी ना अगर आप दिसंबर की न्यूज फॉलो कर रहे होंगे, तो हमारी गवर्नमेंट ना उस टाइम जन विश्वास बिल लेकर आई थी। क्यों लेकर आई थी? क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइप के हमारे पास जो माइनर क्राइम्स होते हैं, मान लो, तो माइनर क्राइम्स के लिए भी ना हमें जेल में जाना जाता था, मतलब बेसिकली उनके लिए भी क्या हो जाता था, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इनको कंसीडर किया जाता था। बेसिकली उनके लिए भी मान लो किसी से कुछ कोई पर्टिकुलर फॉर्म भरना था, पर फॉर्म नहीं भर पाया, उस वजह से क्या हुआ, उसको जेल में डाल दिया। पर ये सभी चीजों के लिए ऐसे थोड़ी होना चाहिए, कुछ तरह का आप पेनल्टी लगा दो, कुछ फाइन लगा दो, वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, एक बहुत सारे अलग अलग एक्ट को इकट्ठा किया है, एक सिंगल बिल के अंदर उसको डाला गया है, उसमें अमेंडमेंट करने की कोशिश करी है, ताकि क्या कर पाए, हम इस पर्टिकुलर तरह के जो छोटे क्राइम्स होते हैं उनको हम डीक्रिमिनलाइज कर पाए। इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इंक्रीज होगा। तो ये सारे जैसे रेरा एक्ट हो गया, आईबीसी हो गया, ठीक है ना, इन सभी से क्या हो रहा है, एक तरह का ट्रस्ट इंक्रीज हुआ है। इसके साथ ही इस चैप्टर में बात करी गई है सबका साथ सबका विकास की, मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, पर यहाँ पर इन्होंने बात की है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे भारतमाला की बात कर लो रोड कनेक्टिविटी के लिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सागरमाला के थ्रू, हमने इलेक्ट्रिफिकेशन अलग अलग जगह बिजली देने की बात करी है, उड़े देश का आम नागरिक, ये सभी जब बातें कर रहे हैं ना, एक तरह का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है, उससे सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उसको अचीव करने के अंदर हमें हेल्प हुई है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो बैंकों के अंदर रिकैपिटलाइजेशन हो गया, एक तरह के टेक्नोलॉजी को यूज करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके सर्विसेज को लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक लेके आना, ये सारी बातें यहाँ पर है, ठीक है। तो जो हम बात करते हैं ना कि यहाँ पर सिर्फ अमीरों का विकास नहीं, हर किसी का विकास होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर हमें सबका साथ सबका विकास के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट करी है, दैट इज कि इन्होंने बात करी है कि 1998 और 2002 का टाइम और 2014 से 2022 का टाइम, इन दोनों पीरियड के बीच ना बड़ी सिमिलरिटी है। किस तरह की सिमिलरिटी? यहाँ पर दोनों जगह पता क्या हुआ, कुछ ना कुछ हमें शॉक देखने को मिले। किस तरह के शॉक? जैसे आप नोटिस करो, 1998 से 2002 के बीच में हमें जो 9/11 देखने को मिला यूएस के ऊपर, ठीक है, यूएस रिसेशन में गया। उसके साथ ही साथ दो साल लगातार क्या हुआ, यहाँ पे हमें सूखा देखने को मिला। उस टाइम पर हमारे जो बैलेंस शीट थी, काफी उनकी सिचुएशन खराब थी। हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया जो पोखरान, आप जानते हो, काफी सारे सैंक्शंस लगे इंडिया के ऊपर। तो सिचुएशंस यहाँ पे इकोनॉमी की काफी खराब हुई है, मतलब राइट।
पर यहाँ पर भी सेम चीज 2014 से 2022 की बात कर लो, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स थे, चाहे बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग सेक्टर्स हो गए, यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज आए, कोविड-19 पेंडेमिक आ गया, ठीक है ना, अभी रशिया यूक्रेन जैसे वॉर आ गए, तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर भी आई, तो काफी सिमिलरिटी है। पर दोनों टाइम पे पता क्या हुआ, हमने कुछ क्या लेकर आए, हम कुछ ना कुछ रिफॉर्म लेकर आए हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को इस तरह के मुद्दों से हम बाहर लेकर आ पाए। जैसे इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट किया गया। पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर कैसे कह लो, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर करता था कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, तो उसको डीरेगुलेट किया गया। हम थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़े हैं और उससे क्या हुआ है, एक तरह की हम एफिशिएंसी लेकर आने में सक्सेसफुल हुए हैं। एसेट रिकवरी जो एनपीएस वगैरह है उसके रिगार्डिंग हो गया, हमने गोल्डन कोऑर्डिनेटर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंप्लीमेंट किया। एफआरबीएम एक्ट, ताकि एक तरह से हम जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ है उसकी तरफ मूव कर पाए। ये सारे एफर्ट यहाँ पर लिए गए। उसी तरह से 2014 से 2022 की बात कर लो, यहाँ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उसी तरह से आधार हो गया, जीएसटी को हम लेकर आए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, प्राइवेटाइजेशन को और एक तरह के पुश मिला हुआ, ठीक है, ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया ना, इसके रिगार्डिंग जो जन विश्वास बिल हो गया, वैक्सीन का रोल आउट हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया। ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि जब भी इंडिया के ऊपर कुछ मुश्किल आई है, इंडिया ने उनका बहुत ही लड़कर सामना किया है, बहुत ही अच्छे तरह से उनका सामना किया, कुछ रिफॉर्म्स के थ्रू हम वहां से बाहर निकल कर आए हैं, ठीक है ना। और दोनों देख भी सकते हो किस तरह से हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ने हमें डिविडेंड पे किए हैं और उस वजह से हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप हुई है। तो ये था सेकंड चैप्टर। चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जो बात करता है फिस्कल डेवलपमेंट रेवेन्यू रश के बारे में। देखो यहाँ पर भी इसमें डिस्कशन हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोटिस करो कि जो हमारे अलग अलग रेवेन्यू था, जो हम पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं, उसमें किस तरह की हमें इंक्रीज देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो जैसे हमने फूड सब्सिडी दी, हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी दी, इससे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आया, ठीक है। साथ ही साथ हमने इसके अलावा क्या किया, इससे इससे एक्चुअल में ना हमारे जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग इश्यूज थे, जब लोगों को जो इश्यूज फेस हो रहे थे उनको ठीक करने की कोशिश करी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिकल एटमोस्फेयर यहाँ पे अच्छा नहीं था, पर हमने तब भी इस तरह की सब्सिडीज के थ्रू उनको अच्छा करने की कोशिश करी है। फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं ना, उनमें एक तरह की कटौती करी गई है। जो अलग अलग हम बाकी जगह से जो इंपॉर्टेंट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थे, उनके ऊपर कुछ तरह की कटौती करी है, ठीक है ना। जो डायरेक्ट टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, उसके रिगार्डिंग हम वहां से कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट अप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी अलग अलग रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। यही इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस करना, ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर दिए थे जब हम इकोनॉमी के की पैरामीटर डिस्कस कर रहे थे। अगर आप नंबर्स की तरफ थोड़ा देखना चाहो कि फिस्कल डेफिसिट जो हमारी बोरोइंग थी, तो देखो जब हमारा कोविड-19 पेंडेमिक आया तो ये काफी ज्यादा बढ़ गया था। रीजन बीइंग हमें स्पेंड करना था, आप जानते हो ना, C+I+G+NX जीडीपी यही तो होती है। तो गवर्नमेंट को ना उस टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ा। रीजन बीइंग कि बाकी सभी, चाहे आप कंज्यूमर स्पेंडिंग देख लो या फिर इन्वेस्टमेंट देख लो या फिर नेट एक्सपोर्ट्स देख लो, ये उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो गवर्नमेंट को वहां पे खर्चा करना पड़ा। तो एक हमारी जो बोरोइंग थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। पर धीरे धीरे हम एक तरह से इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह का फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पर हम डेफिनेटली मूव कर रहे हैं। थोड़ा अगर आप ट्रेंड्स की तरफ देखना चाहो तो आप नोटिस कर सकते हो कि ट्रेंड्स हमारा इस तरह से मूव कर रहे थे, पर अब हम उसमें एक कमी देखने को हमें मिल जाती है। ये फिस्कल डेफिसिट की बात कर लो चाहे प्राइमरी डेफिसिट की बात कर लो, जहां पर आप बाकी जो प्रीवियस जो बोरिंग्स था उसका इंपैक्ट हटाने की कोशिश करते हो, तो वो चीज भी हमें क्लियरली देखने को मिलती है कि इंडिया सही पाथ पर है, ठीक है। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो एस्टिमेशंस था ना कि कितना हम पैसा कमा पाएंगे, कितना हमारा खर्च होगा, उसमें काफी ज्यादा हमने क्या कोशिश करी है, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लेके आने की कोशिश करी है। पहले क्या होता था ना, एक तरह का जिसको हम ना क्रिएटिव अकाउंटिंग बोलते हैं, उससे क्या होता था, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज को यूज किया जाता था। मान लो मैं समझाता हूं, जैसे मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद नहीं मान लो कोई चीज को बोरो करेगी, पर अपनी जो एजेंसीज है, अपने पीएसयूज हैं, जैसे ऑयल बॉन्ड्स इशू कर दिए, उनके थ्रू पैसा रेज करने की कोशिश करती थी। देखो हो क्या रहा है, पैसा तो गवर्नमेंट को ही वापस करना है, बस अपने नाम पे ना करके किसी और के नाम पर कर दिया। तो उससे क्या होता था, जो नंबर्स था ना उनमें कुछ गड़बड़ी देखने को मिल जाती थी। पर आजकल के टाइम पर जो करंट गवर्नमेंट है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का बोलना है कि नंबर्स की गड़बड़ी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छे से इन पर्टिकुलर असम्पशंस को यूज किया जा रहा है। पहले जो हमारा बजट क्लासिफिकेशन होता था उसमें हम प्लान एक्सपेंडिचर लेके चलते थे और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर करते थे, ठीक है ना। पर अब हमने क्या कर दिया है, इस पर्टिकुलर चीज को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब हम फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है हमारा और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो उसी पे ऊपर फोकस है। इसने भी अच्छा बात करी है। उसी तरह से आप जानते हो जो हमारी विवेक देवबराय कमेटी थी, उन्होंने 2017-18 में रिकमेंड किया था कि हमारे पास जो दो सेपरेट बजट देखने को मिलते हैं, एक जनरल बजट जो होता है और साथ ही साथ एक रेलवे बजट, इनको एक तरह से हमें मर्ज कर देने की जरूरत है। तो इस पर्टिकुलर मर्जर ने भी इस चीज को हेल्प किया। एक तरह के गवर्नमेंट को पूरी पोजीशन देखने को मिल जाती थी
कि ऐसा नहीं है कि रेलवेज का अलग चल रहा है, नहीं, कंप्लीट पिक्चर मिलती थी उसके रिगार्डिंग। तो ये भी एक अच्छा रिफॉर्म रहा है, जहां पर हाईवेज हो गया, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, सबका हमें कनेक्टेड देखने को मिल जाता है, तो हमें एक प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही पहले जो हमारा बजट आता था ना, वो मार्च में या उसके बाद आता था जनरली, पर अब हमने इसको शिफ्ट कहाँ कर दिया है, उसमें हमने 1 फरवरी को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पहले स्टार्ट हो जाता है। तो देखो होता क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल टू मार्च। तो अगर हमने इसको मान लो बजट को 1 फरवरी शिफ्ट कर दिया है, जो डेट होती है उसकी, तो बजट साइकिल को हमें स्ट्रीमलाइन करने के अंदर काफी हेल्प यहाँ पर मिली है। तो इस सारे रिफॉर्म्स ने जो हमारी गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग, जो उसके जो रेवेन्यू रिलीज थे उसके रिगार्डिंग हेल्प करी है। ठीक है जी, चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो क्या है, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इसके रिगार्डिंग भी एक अच्छा ईयर रहा है। देखो मॉनेटरी मैनेजमेंट आप जानते हो, यहाँ पर बात हो रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एफर्ट्स की। तो आप जानते हो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक मेजर चैलेंज था यहाँ पर, और हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने नियरली 2.25% रेपो रेट को इंक्रीज किया है। रीजन क्या था, क्योंकि हमें जो इन्फ्लेशन था, जो सीपीआई के जो नंबर्स थे वो 2 से 6% के बीच में लेकर आने थे, उस वजह से एक हमने कंसिस्टेंटली इसको फोकस से रखा है। इसके साथ ही ग्रॉस एनपी रेशो का भी मैंने अभी आपको नंबर बताया, तो वो भी हमने क्या नोटिस किया, जितने भी बैंक हमने देखे, हमने देखा ना कि नीचे ही आ रहा है। वहां पर भी हमारे जो आरबीआई थे उसके अलग अलग एफर्ट्स ने बहुत अच्छा एक काम किया है। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि स्टॉक मार्केट अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे ना, चाहे आप यूएस में देख लो, नास्डैक देख लो, डाउ जोन्स देख लो, किसी का भी आप देख लो, तो वहां की स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पर अगर आप नोटिस करोगे इंडिया की, तो इंडिया की स्टॉक मार्केट देखो कैसे पॉजिटिव में परफॉर्म कर रही है। वेयर एज आप बाकी कंट्रीज देख लो, यूके, जर्मनी, चाइना, जापान, ब्राजील, यूएस, साउथ कोरिया, वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया जब हम बात करते हैं अप्रैल टू दिसंबर टाइम्स की। तो इंडिया एक तरह से क्या हुआ, आउटलायर हुआ। तो इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इंडिया के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स शो करते हैं कि स्टॉक मार्केट जो नंबर्स हैं वो शो करते हैं कि इंडिया के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जहां बात करी गई है किसके ऊपर, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। अब देखो काफी सारी यहाँ पर ना बातें वही हुई हैं जो हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करी हैं। एक्चुअल में अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया ना, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर ही कवर हो गई थी। मैंने वहीं पर ही ज्यादातर पॉइंट्स को कवर कर लिया, रीजन बीइंग कि मैं बाकी चैप्टर्स काफी उसके साथ ही इंटरकनेक्टेड थे। अब यहाँ पर भी देखो दोनों साइड से काम हुआ, जैसे मैं बता रहा था ना, आरबीआई की साइड से भी, हमारी गवर्नमेंट की साइड से भी। आरबीआई के तो एफर्ट्स हमने अभी समझ लिए किस तरह से काम कर रहे थे, उसी तरह से हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी ना बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए। जैसे वीट एक्सपोर्ट को हमने रोक दिया, ठीक है, ताकि हमारे ऐसा ना हो कि वीट की एक तरह से, आप जानते हो ना, रशिया यूक्रेन जो हैं दोनों के दोनों काफी ज्यादा वीट एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस भी उठे थे, पर इंडिया ने देखा कि नहीं, हमारे लोगों की भी प्रायोरिटी है। ऊपर से कॉटन के ऊपर कस्टम ड्यूटी को वेव करना, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करना। तो जो भी इस तरह के इश्यूज आ रहे थे ना, जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस थे, वहां पर कस्टमर्स को राहत देने के लिए हमने पूरी कोशिश करी है। ठीक है ना, ये आप नंबर्स देख सकते हो, जब हम बात करते हैं सीपीआई कंबाइंड की, तो इस तरह से मूव करा है। तो हमारी कोशिश रही है कि पूरा ये रेंज में ही बना रहे। उसी तरह से आप होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर लो, तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, डेफिनेटली हायर नंबर्स पे है, पर हम जो ट्रेंड देख रहे हैं उस हिसाब से यही लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर इसमें कमी देखने को मिल जाएगी। उसी तरह से एक डिस्कशन हुई है हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, और ये वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इसके रिगार्डिंग काफी सारी बातें करी गई हैं। और जो करंट गवर्नमेंट है ना, उसकी काफी तारीफ करी गई है इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लीजिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, इसके अंदर हमने अच्छा काम किया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, इनमें काफी कमी देखने को मिली है। जो वैक्सीनेशन है, चाहे कोविड-19 पेंडेमिक की बात कर लो या इन जनरल जो बाकी वैक्सीनेशन होती हैं, इसके अंदर काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ, पहले क्या होता था, जो बर्थ होते थे ना वो हॉस्पिटल्स में ना जाके कहीं घर पर ही हो जाते थे। उससे क्या होता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी हाई थी। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा फोकस कर लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी ऐसा मेंशन है कि जो सबका साथ सबका विकास है, वो एक्चुअल में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर फोकस कर रहे हैं। तो इसको ना क्या बोल देते हैं हम, सोशल सेक्टर बोल देते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जो सोशल सेक्टर के अंदर हमारी स्पेंडिंग है ना, वो काफी तेजी से इंक्रीज करी है। और स्पेशली एक नंबर यहाँ पर जो आपको डेफिनेटली याद रखना है, वो है पॉवर्टी का। जो ऐसा लिखा गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि 41.5 करोड़ इतने लोगों को हमने पिछले 15 साल के अंदर, बेसिकली 2005 या 6 से लेके 2019-20 के बीच में, ये 15 सालों के अंदर हमने क्या किया है, नियरली 41 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो क्लियरली क्या शो करता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, बाकी साथ ही साथ आप देख लो, आईआईटीज हो गया, ठीक है, आईएम्स हो गया, ट्रिपल आईआईटीज हो गया, यहाँ पर इनका नंबर काफी इंक्रीज किया है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में एक हमें इंक्रीज देखने को मिला है, और एक तरह की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ में अगर आप थोड़ा और नोटिस करोगे,
तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के टोटल 22 करोड़ बेनिफिशियरीज हमें देखने को मिल जाते हैं। हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स मिली है लोकल बॉडीज की, क्योंकि वो ज्यादा बेटर तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है ना, एक तरह से जो डिजिटल मिशन भी हमारा था इसके रिगार्डिंग, वो भी एक काफी यहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और वैक्सीनेशन कितना अच्छा हुआ ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। अब इसके अंदर ना एक बात करी गई है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, और ये देखो यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया उसका भी इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो। जैसे ठीक है, क्लीन कुकिंग फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये सारी चीजें, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट हो गया। हमारे देखो सब जगह ना अलग अलग हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ठीक है ना योजना चलती है, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल के रिगार्डिंग प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसी तरह से हेल्थ के रिगार्डिंग आयुष्मान भारत हो गया हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामीण ठीक है ना, ये आप नोटिस कर सकते हो, ग्राम सड़क योजना हो गया। इस तरह से हर जगह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो स्कीम्स हैं, चाहे आप बात कर लो हमारे एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, जहां पर मनरेगा हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक फोकस यहाँ पे ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनवायरनमेंट को देखो हम अक्सर ना नजरअंदाज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई है, जहां पर क्लाइमेट चेंज को भी पूरा फोकस दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो एक चीज होती है लाइफ। लाइफ का मीनिंग क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अगर आपको याद होगा ना, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, इन्होंने COP26 के टाइम पर इस चीज को मेंशन किया था, ठीक है, कि बेसिकली कहने का पॉइंट है कि अगर एनवायरनमेंट को ठीक करना है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, पर उसके साथ ही साथ हर एक इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वो आपको हेल्प करेगा इस चीजों को अचीव करने के लिए। यहां पर साथ में ही बात करी गई है कि इंडिया जो है ना, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज के लिए। जो क्लाइमेट चेंज का बदलाव आ रहा है ना, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज। पर इंडिया ने फिर भी, डिस्पाइट हैविंग कि इतना शेयर नहीं है हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, पर तब भी इंडिया ने एक कमिटमेंट करी है कि 2070 तक हम क्या करेंगे? नेट जीरो एमिशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही जो हमारे नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम अचीव करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो काफी यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की यहाँ पर भी तारीफ करी गई है कि डेफिनेटली ये सारी चीजें अच्छे डायरेक्शन में हम यहाँ पर देख सकते हैं। और 2047 तक हम जो एनर्जी इंडिपेंडेंट हम कोशिश करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हो गया। इसकी डिटेल्स अगर आपको पढ़नी हो तो डेफिनेटली इस चैप्टर में पढ़ी जा सकती है, जिनके रिगार्डिंग एक अच्छा खासा डिस्कशन आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 8 हमारा फोकस करता है एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। यहां पर देखो बात क्या करी गई है, फूड सिक्योरिटी से हमें कहां जाना है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के ऊपर। एक होता है देखो, लोगों को आपने खाना खिला दिया, पर उस पर्टिकुलर खाने के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस थे या नहीं थे, क्या उनको जो अलग अलग तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वो मिल पाए या नहीं मिल पाए। कहीं ऐसे तो नहीं कि सिर्फ खाना खा लिया, पर जो बेसिकली जिसको बोलते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स हो गया, ठीक है ना, तो वो अचीव ना हो पाना, तो वो जिसको बोलते हैं हम क्या? हिडन हंगर भी बोला जाता है। अगर इस तरह की चीजें अचीव नहीं होंगी तो एक्चुअल में उसका एजेंडा हम कर ही नहीं पाए। आप जानते हो स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, यहाँ पर नंबर इंडिया के केस में काफी ज्यादा हाई हैं। तो इनको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर हमें जरूरत है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात हाईलाइट करी है कि अगर आप नोटिस करोगे, हमने एमएसपी के रिगार्डिंग अच्छा काम किया है, ठीक है ना, एमएसपी 1.5 टाइम्स हमने फिक्स कर दिया था 2018 में। उसके बाद से डिफरेंट, चाहे आप खरीफ की बात करो, रबी क्रॉप्स की बात करो, उनका कंसिस्टेंटली हम जो एमएसपी है वो इंक्रीज करते ही रहे हैं। साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो एग्रीकल्चर के जो क्रेडिट है वो भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसके अंदर भी कंसिस्टेंटली हमने इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट के देखते हुए ना, जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर अंदर आया है इस पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग, और एक तरह से जो क्राउडिंग इन इम्पैक्ट होता है उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाया है। इसके साथ ही पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये वाली चीजें ऐसी होती थी कई बार ना, इसका हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती थी इसकी, ठीक है ना, तो हमने कोशिश करी है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी इसके अंदर अचीव करें, और इस वजह से हम हायर एमएसपी इसके रिगार्डिंग भी दे रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारी प्रधानमंत्री किसान योजना हो गया, ठीक है ना, उसके अंदर 11 करोड़ से भी ज्यादा को कवर किया गया है। इसके अलावा जो हमारा एफपीओ हो गया, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, ये अलग अलग चीजों के रिगार्डिंग भी इनका परफॉर्मेंस भी यहाँ पर बात करी गई है। और अगर आप नंबर देखना चाहते हो जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, तो आप देख सकते हो किस तरह से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बेसिकली जो इंस्टीट्यूशनल माध्यम से एग्रीकल्चर तक पहुंचना है उसमें कंसिस्टेंटली हमें इंक्रीज देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स भी उसी के रिगार्डिंग है। एफपीओ हो गया, ठीक है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री किसान योजना हो गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, ई नैम जिसको हम कई बार डिस्कशन भी किया है मैंने आपके साथ, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इन सभी ने किसानों के लिए बहुत हेल्प करी है। चैप्टर नंबर 9 हमारी बात करता है इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, एक तरह की यहाँ पे स्टेडी रिकवरी देखने को मिली है। रीजन क्या है? देखो, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो हमारा IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहां पर हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है।
पर अगर हम बात करें हम लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग ना, अभी थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि अगर हमारी जो पॉलिसीज हैं अगर वो सही डायरेक्शन में रहती हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये सेक्टर अच्छा करेगा, ठीक है ना। आईआईपी अच्छा है, ठीक है, पर जो हमारा ठीक है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हमें एक्सपेंशन जोन के अंदर देखने को मिली है, बेसिकली उसका नंबर जो है वो 50 से ज्यादा देखने को मिला है। पर एमएसएमईज के रिगार्डिंग अगर हम उनके जो इश्यूज हैं उनको डेफिनेटली हम कवर कर रहे हैं, पर आने वाले टाइम के अंदर अगर और अच्छे से कवर होंगे तभी इस चीज को रिगार्डिंग हम वर्क कर पाएंगे। पर एक्चुअल में ना देखो, अगर आप नोटिस करो आईआईपी के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और हमारे जो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं स्पेशली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे एडिबल ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फूड ग्रेन हो गया, इन सभी के जो दाम है बहुत तेजी से बढ़े हैं, ऊपर से सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों ने क्या किया है, जो इंडस्ट्री का ऑप्टिमिज्म है उसको नेगेटिवली इंपैक्ट किया है। इस वजह से थोड़ा सा हमने रिकवरी जरूर देखी है, पर आने वाले टाइम के अंदर जो पॉलिसीज हैं उनको हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी हम अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इन्होंने 3 लाख से भी ज्यादा इंप्लॉयमेंट को जनरेट किया है, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी आई है। ये सभी चीजों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारे इंप्रूवमेंट करी है और मेक इन इंडिया 2.0 ने भी अलग अलग सेक्टर्स को कवर किया है। उसी तरह से सर्विसेज का भी एक चैप्टर है जो कि हमारे लिए काफी स्ट्रेंथ का सोर्स बना है। कैसे? देखो, सर्विसेज के अंदर इंडिया काफी अच्छा कर रहा है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं यहाँ पे पोटेंशियल काफी अच्छा खासा रहता है। हमने 75 डीबीयूज बनाए हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ताकि जो सर्विसेज के हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो आसानी से लोगों तक पहुंच पाए, तो इसने अच्छा किया है। साथ में हमारे जो फैशन हो गया, ग्रोसरी हो गया, मर्चेंडाइज हो गया, इन सभी ने भी काफी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पर अगर आप नोटिस कर सकते हो तो देखो, पैंडेमिक से पहले 6.3% ग्रोथ थी, पर उस टाइम पर हमारा पैंडेमिक आ गया, उसके बाद 7.8% का हमें डिप देखने को मिला, फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली 8-9% की हमें ग्रोथ देखने को मिल जाती है, जो कि क्लियरली शो करता है कि हम रिकवरी यहाँ पर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 हमारा एक्सटर्नल सेक्टर के रिगार्डिंग है, जहां पर देखो बात क्या हुई है कि हम आने वाले टाइम के अंदर कैसा कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है। ऑल्दो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अच्छे खासे हैं, पर फिर भी डिस्पाइट हैविंग देम एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि अगर हम इंपोर्ट इतना ज्यादा करते रहेंगे स्पेशली विद कंट्रीज लाइक चाइना, तो क्या हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाएंगे? जो हमारा आत्मनिर्भरता का विजन है, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट्स के अंदर बूस्ट जरूर हुआ है, बट इंपोर्ट्स को भी हमें अपने कंट्रोल में लाने की जरूरत है। मर्चेंडाइज अगर एक्सपोर्ट्स की बात करोगे तो 332 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पर 16% का इंक्रीज देखने को मिला, और इंडिया 7th लार्जेस्ट यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो लार्जेस्ट रेसिपिएंट है, ठीक है ना, इंडिया रेमिटेंसेस का, फॉलोड बाय चाइना एंड मैक्सिको, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे एस्टिमेट भी किया है, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो मैक्सिको दूसरे नंबर पे और चाइना तीसरे नंबर पे टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट्स के अंदर आ जाता है। चलते हैं हमारे 12th चैप्टर की तरफ, जो क्या है फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर देखो, वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी काफी तारीफ करी थी और उसी चीज को कंटिन्यू किया है इकोनॉमिक सर्वे ने भी, जहां पर बात किसकी करी गई है, हमारी जो पीएम गति शक्ति है, एक तरह का जो इंटीग्रेटेड हमारा जो प्लान है, ठीक है, आप जानते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जिसने एनआईपी हो गया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसको एक तरह से सबस्यूम कर दिया है, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल में 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और एक तरह से जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ हम बढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव नोट यहाँ पे देखने को मिला है। इसके अलावा जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसकी भी हमें एक पॉजिटिव चीज देखने को मिली है कि यूपीआई ने काफी डेफिनेटली पॉजिटिव्स लेकर आए हैं। किस तरह से पॉजिटिव्स? अगर आप नोटिस करोगे ना तो पिछले ये 5 से 6 सालों के अंदर क्या हुआ है, आप देखो 2017 में यूपीआई ट्रांजैक्शन लगभग 0 के बराबर थे, आज के टाइम पर कितनी तेजी से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इससे जो डिजिटलाइजेशन है वो इंप्रूव हुई है, एंड साथ ही साथ आपकी जो ट्रांजैक्शन है उनको नोट करने के अंदर, अदरवाइज देखो जो कैश इकोनॉमी आती है ना, तो उसके काफी सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, पर ये यूपीआई ने उसको काफी अच्छे से करा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डेफिनेटली इससे बड़ा है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई थी सितंबर के मंथ में, उसने हेल्प करी है। ओएनडीसी हम लेकर आ रहे हैं, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ताकि जो ई कॉमर्स के अंदर हमें ये जो डुओपोली देखने को मिलती है उसको हम टैकल कर पाए। एनएमपी हमने कोशिश करी है ताकि जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है उसको हम इंक्रीज कर पाएं। तो ये सारे हमें यहाँ पे चीजें देखने को मिल जाती हैं। और एक आखिरी में आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी का क्या क्या स्नैपशॉट है, कितने से हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है सर्विसेज का, तो ये सारे नंबर यहाँ पे समराइज है, जिनको आप डेफिनेटली एक लुक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा शेड्यूल था। आज हमने इकोनॉमिक सर्वे को बहुत क्विकली उसके जो की हाइलाइट्स थी समझने की कोशिश करी है, ठीक है। 31 जनवरी है आज, ठीक है। कल 1 फरवरी को हम डेफिनेटली बजट की जो की हाइलाइट्स है उससे मिलेंगे। अगर आपने
बजट के जो की टर्म्स नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप 30 जैन का जो कल हमने वीडियो पब्लिश किया था उसको देख लीजिए, और 29 जैन को इकोनॉमिक सर्वे की जो स्टैटिक पार्ट था वो भी हमने पब्लिश किया था, तो मेक श्योर कि आप उसको भी देख लीजिए। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ आया होगा और आपने समझा होगा कि इकोनॉमी दरअसल में टेक्निकल है पर टफ तो डेफिनेटली नहीं है। ये चीज आप इस चीज से रियलाइज कर पाए होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर देखो यूपीएससी 2019 में इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो कौन सा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसी तरह से इंडिया किस चीज को यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, 2019 में ये भी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये इकोनॉमिक सर्वे की जो की हाईलाइट्स अच्छे से समझ आई होंगी। इसी तरह से हम कल भी मिलेंगे, बजट को बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।